नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग लर्निंग के इस मंच पर। क्या आप जानते हैं कि सन 1857 में भारत में ऐसा एक विद्रोह हुआ था जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी। इसे भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई भी कहा जाता है। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ भारतीय सैनिक, वीर नेता और आम जनता, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत को आज़ाद कराने के लिए मोर्चा संभाला। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जाफर जैसे नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। पर आप जानते हैं आखिर ये लड़ाई हुई तो हुई क्यों? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ा? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं 1857 के विद्रोह को आसान शब्दों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। किसी भी लड़ाई के, किसी भी विद्रोह के लिए कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं, तो 1857 के विद्रोह के लिए भी कई कारण जिम्मेदार थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। भारत में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आए तो लॉर्ड वेलेजली, जो भारत में 1758 से लेकर 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, यहीं से भारत पर अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति स्टार्ट हो गई। वेलेजली ने सहायक संधि के माध्यम से भारत के कई राज्यों पर कब्जा किया और इसी क्रम में आगे लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। अब जब डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल रहे तो उन्होंने व्यापक सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों को भारी फायदा पहुंचाया और भारतीय राज्यों को किसी न किसी आधार पर उनके ऊपर आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, जैसे कि सत्तारा, नागपुर और झांसी। काफ़ी सारे राज्य जिन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी के राजा के मरने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई। इस नियम को बंद कर दिया गया और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी तरह से अवध पर भी झूठा कुशासन का आरोप लगाया गया और उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिसकी वजह से जनता में काफ़ी ज़्यादा रोष था, क्योंकि अवध की जो जनता है वो अपने नवाब को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पर अंग्रेज़ों ने जब उनके साथ ऐसा सलूक किया तो अवध की जनता जो है वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई। इसके अलावा हम बात करें तो पेशवा जी द्वितीय के पुत्र जो थे, दत्तक पुत्र नाना साहेब, उनकी पेंशन को भी बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके अंदर भी रोष था। और बहादुर शाह जाफर, जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह थे, उनके साथ भी अंग्रेज़ों का रवैया जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो भी अंग्रेज़ों से काफ़ी नाराज़ थे। अब इसके बाद बात करते हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारणों में आ जाता है, ज़्यादातर जो भारत की जनता थी वो गरीब थी। अंग्रेज़ों ने भारत की जनता के ऊपर काफ़ी कर लगाए, ठीक है। किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर होते थे, टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, और जब कोई अकाल, बाढ़, भूकंप जैसी परिस्थिति होती थी तो उस परिस्थिति में भी अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीय कृषि को सुधारने का कोई भी प्रोत्साहन नहीं होता था, जिसकी वजह से किसान दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे, उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब होती जा रही थी। इसीलिए अंग्रेज़ों से किसान भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। अब हम बात करते हैं कारीगरों की बर्बादी की। ब्रिटिश मिलों के बने माल से भारत के जो पारंपरिक हस्तशिल्प और बुनकर उद्योग थे वो पूरी तरीके से नष्ट होते जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ क्या करते थे कि भारत से कच्चा माल खरीद कर लेकर जाते थे सस्ते दामों पर, और वही माल इंग्लैंड के कारखानों में बनाकर तैयार करके भारत में लाकर महंगे दामों पर बेचते थे। अब क्योंकि जो सामान हाथ से बना हुआ होता था उसको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता था और उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा होती थी। अब कारखानों से जो सामान बना हुआ होता था वो सस्ता भी होता था और उसको बनने में समय भी कम
कम लगता था, तो जिसकी वजह से भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है वो नष्ट होता जा रहा था। इसके अलावा अगले कारण की बात करें तो हम भारत का जो धन था, धन निकासी, भारत का धन किसी न किसी माध्यम से अंग्रेज भारत से बाहर लेकर जा रहे थे और उसको इंग्लैंड में खर्च करते थे। किसानों के ऊपर ज़्यादा कर लगाए जाते थे और उनके कारखानों का जो सामान था वो महंगे दामों पर बेचा जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों की काफ़ी चीज़ों के ऊपर सामान पर कर नहीं लगाया जाता था। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कारण थे जिसकी वजह से धन जो है वो भारत से बाहर जा रहा था। इस धन का इस्तेमाल भारत में ना करके इंग्लैंड में किया जाता था। अब हम बात करते हैं धार्मिक और सामाजिक कारण की। रूढ़ियों में हस्तक्षेप। भारत की जनता मानती थी कि अंग्रेज जो हैं उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। लाइक 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को निषेध कर दिया था। पहले छोटे छोटे बच्चों को उनके पति की मृत्यु के बाद उनको जिंदा आग में जलना पड़ता था। बाल विवाह पर रोक लगा दी गई थी और इसी तरीके से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया था, जिसमें विधवा को फिर से विवाह करने की अनुमति दी गई थी। इस तरीके से भारत की जनता को ये लगने लगा कि अंग्रेज जो हैं वो भारत के धार्मिक मामलों में और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई मिशनरी जो हैं वो भारत में आते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। अंग्रेजी भाषा को मुख्य भाषा बना दिया गया था और भारत में लोगों को अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लिए विवश किया जा रहा था। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार और ईसाई धर्म के कारण ही भारत की जो धार्मिक स्थिति है वो खराब होती जा रही थी। अब हम बात करते हैं आगे सैनिक कारण और इस विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण की। भारतीय सिपाहियों के साथ जो है वेतन और भत्तों में भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था और उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता था वो भी भारतीय सैनिकों से ज़्यादा बेहतर था। उनको प्रमोशन भी बहुत जल्दी मिल जाती थी और उनके साथ में किसी तरीके का भेदभाव भी नहीं होता था। भारतीय सैनिकों को वेतन कम मिल रहा है और उनके भत्ते कम होते थे और उनको प्रमोशन भी ज़्यादा नहीं मिलती थी और बाकी नस्ल के आधार पर भी उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। अब इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण, तात्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस। ऐसा माना जा रहा था, ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि जो 1857 के विद्रोह से पहले एक नई एनफील्ड राइफलें ब्रिटिश सरकार ने लॉन्च की थी और जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत के सैनिकों ने इन राइफलों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया क्योंकि इससे उन्हें लगता था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस विद्रोह की शुरुआत और इसका प्रसार किस तरीके से हुआ, इसका स्वरूप किस तरीके का था भारत के अंदर। ये विद्रोह जो है सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत हुई थी बैरकपुर छावनी से 29 मार्च 1857 में। मंगल पांडे ने इन चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया और एक ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मंगल पांडे को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इससे सैनिकों के अंदर ऑलरेडी रोष उत्पन्न हो गया था, अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे थे वो। अब मेरठ में फिर सैनिकों ने पूरी तरीके से 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने अपने बंदी साथियों को जेल से छुड़ाया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। 11 और 12 मई के आसपास 1857 में सैनिक जो हैं दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद इन सैनिकों ने वृद्ध मुगल बादशाह, जो उस समय में दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह राज कर रहे थे, बहादुर शाह जाफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और उन्होंने इस विद्रोह में बहादुर शाह जाफर से अपना नेतृत्व करने के लिए बोला। बहादुर शाह जाफर को मजबूर होकर सैनिकों का साथ देना पड़ा और इस विद्रोह के नेतृत्व की कमान संभाली। अब अलग अलग जगहों में विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ और उसके अलग अलग नेता थे। अब हम इन नेताओं के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने अलग अलग राज्यों में बखूबी इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया और अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अपने पूरा जोर लगा दिया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जाफर और सेना की जो कमान थी जनरल बख्त खान ने संभाली। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे ने किया।
झांसी की बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी देने से मना कर दिया और इस विद्रोह की कमान संभाली। इसी प्रकार से लखनऊ में भी बेगम हजरत महल, उन्होंने अवध की रक्षा करने के लिए अपने बेटे ब्रिजेश के साथ इस विद्रोह की कमान संभाली। बिहार में विद्रोह का जो नेतृत्व था वो 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति वीर कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अब इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो हर जगह अलग अलग था। हिंदू मुस्लिमों ने सबने एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई थी, जैसे कि गाय और सूअर की चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता है। आटे के अंदर भी गाय सूअर की चर्बियाँ मिलाई गई हैं। एक ब्राह्मण ने पानी देने से मना कर दिया था छोटी कास्ट के व्यक्ति को, जिसकी वजह से उसने ये भविष्यवाणी कर दी, ये अफवाह फैला दी कि तुम्हारा धर्म वैसे भी भ्रष्ट होने वाला है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ थी और अफवाहें थी, जिनकी वजह से विद्रोह शुरू हुआ। और विद्रोह का स्वरूप जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से था। सभी ने मिलजुल कर इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। कारण सभी के अलग अलग थे, बट अंग्रेजों को निकालने के लिए वो सब एक साथ आए। अब हम बात कर लेते हैं इस विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण क्या थे। ये विद्रोह जो है देशव्यापी एकता और संगठन का अभाव रहा, क्योंकि इसका प्रसार जो है वो सीमित था। यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब और बंगाल इससे पूरी तरीके से अछूते थे। ऐसा माना जाता है कि विद्रोह जो है वो पूरी तरीके से पूरे भारत में फैल नहीं पाया। जब पूरे भारत में नहीं फैला तो इसकी वजह से एक सीमित एरिया होने की वजह से इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। काफ़ी सारे शासकों की गद्दारी थी। कई देसी रियासतों के जो राजा थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम ने विद्रोहियों का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा पॉइंट जो है, साझा विजन और उद्देश्य की कमी थी। सारे जो नेता थे वो अपने अलग अलग स्थानीय कारण या अपने पर्सनल रीजन से इस विद्रोह में शामिल हुए और सभी के जो उद्देश्य थे वो अलग अलग थे। कोई भी भारत को आज़ाद कराने के लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से ये विद्रोह जो है बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। अगला कारण है सैनिक ताकत और आधुनिक संसाधनों की कमी। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के पास जो है वो बहुत ज़्यादा हथियार और पूरे आधुनिक संसाधनों से लैस थे, जबकि भारतीय जो हैं वो पुराने हथियारों से, तलवारों से, भालों से ही लड़ रहे थे। अंग्रेजों के पास नई प्रकार की बंदूकें थी, संचार प्रणाली थी, जिससे उनको विद्रोह को दबाने में काफ़ी मदद मिली। संगठन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। इस विद्रोह का कोई भी केंद्रीय कमान संभालने वाला नेता नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विद्रोह जो है वो सीमित था और जो विद्रोह लड़ रहे थे नेता, उनके भी उद्देश्य अलग अलग थे। तो एक केंद्रीय स्तर पर कोई भी नेतृत्व नहीं संभाल पाया। अब ब्रिटिश सेना की श्रेष्ठता की बात कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पास कुशल और क्रूर सेनापति लॉरेंस, हैवलॉक जैसे सेनापति थे, जिन्होंने बखूबी अंग्रेजी शासन की कमान संभाली और इस विद्रोह को दबाने में अपनी भूमिका निभाई। रेलवे और टेलीग्राम जैसी सुविधाओं की वजह से अंग्रेजों ने संचार के साधनों पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखा और इस संकट की स्थिति में इनका बखूबी इस्तेमाल किया, जबकि भारतीयों के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थीं। इस वजह से इस विद्रोह की असफलता के कारण है ये उद्देश्य ना होना, सैनिकों की श्रेष्ठता, भारतीय सैनिकों का पुराने तरीके से लड़ना और एक देशव्यापी संगठन का ना होना। अब बात करते हैं हम इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। अब 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय लोगों ने, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, नेता हो, रियासत के मालिक हों, सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भारत से निकालने की ठान ली। सबने लड़ाई करी, पर बदकिस्मती
कि इस विद्रोह को सफलता नहीं मिली और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को 1858 तक दबा दिया। अब इस विद्रोह को दबाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, भारतीय समाज के अंदर किस तरीके के बदलाव किए गए, क्या नीति लाई गई, अब हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया, भारत सरकार अधिनियम, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अब खत्म कर दिया गया और जो शासन है भारत का अब ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का जो पद था उसको बदलकर अब वायसराय कर दिया गया, जो कि सीधा ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में था। ब्रिटिश संसद में भारत के मामलों को संभालने के लिए एक नए पद का सृजन किया गया, जिसे भारत सचिव कहा जाता है। ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि भारत के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो अंग्रेज जो है इस चीज़ से अब पूरी तरीके से डर गए थे कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना हो, तो इसलिए सेना का भी उन्होंने पुनर्गठन किया। सेना में अब उन्होंने यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया और भारतीय सैनिकों की संख्या को जो है वो कम कर दिया। तोपखाने और महत्वपूर्ण हथियार जैसे विभाग जो हैं अब भारतीय सैनिकों के नियंत्रण से हटाकर ब्रिटिश सैनिकों के नियंत्रण में कर दिए गए। और अब सबसे महत्वपूर्ण, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया। जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर इन्होंने भारत के नए सैनिक रेजिमेंट को नियुक्त किया। सैनिकों को अलग अलग जगहों से भर्ती किया जाता था, क्योंकि अवध के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में जो है सैनिक ज़्यादातर अवध और बंगाल से थे। अब वहाँ से सैनिकों की भर्ती जो है वो कम करी जाने लगी और भारत के अलग अलग एरिया से सैनिकों की भर्ती की जाने लगी, ताकि उनको धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर बांट कर रखा जाए, वो यूनाइट होकर अंग्रेजों के खिलाफ फिर से इस तरीके का कोई विद्रोह ना कर पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीतियों में बदलाव। महारानी ने घोषणा की कि भविष्य में भारतीय राज्यों के रियासतों के मामलों में किसी तरीके का भी दखलंदाजी नहीं की जाएगी और दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दे दी गई। भारतीय राष्ट्रवाद की नींव। यद्यपि ये विद्रोह जो है वो पूरी तरीके से सफल तो नहीं हो पाया, पर इसने जनता के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ रोष और असंतोष तो भर दिया। चाहे ये विद्रोह सफल ना हो पाया हो, पर इसने भारत को आज़ाद कराने के लिए राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी को तो सुलझा ही दिया था। यह आगे चलकर देश की स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के कारण, इसके केंद्रों के बारे में और इसकी अफवाहें, भविष्यवाणियाँ, असफलता के कारण और इसने किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।